हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया स्विफ्टी में। आज हम करेंगे फाइनल अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले मैंने फाइनल अकाउंटिंग होता क्या है, अंतिम खाते का निर्माण कैसे करते हैं, इसका डिटेल वीडियो बना दिया है, प्रारूप समझा दिया है। क्वेश्चन 1 मैंने हल किया, क्वेश्चन 2 मैंने हल किया। आज हम करेंगे क्वेश्चन 3 हल। इससे पहले के क्वेश्चनों को आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा करके आप देख सकते हैं, या तो फिर आप चेकआउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। प्रश्न 3, श्याम स्टेशनर का 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का तलपट निम्न अनुसार दिया हुआ है। आप 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता तथा उस स्थिति का चिट्ठा भी तैयार कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको लिखना है व्यापार एवं लाभ हानि खाता 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। जहाँ पर आप हिंदी में बनाएंगे तो आपको विवरण राशि तैयार करना है, और अगर आप इंग्लिश में बनाएंगे तो पर्टिकुलर अमाउंट ऊपर में आप लिख लेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, व्यापार एवं लाभ हानि खाता जब हम बनाते हैं तो उसके विकलन पक्ष में जिस मदों से पैसा चला गया आप उसको लिखते हैं, समाकलन पक्ष में उस मदों को लिखते हैं जिससे पैसा आया। ठीक है, तो पैसा गया तो विकलन, पैसा आया तो समाकलन। तो ध्यान दो, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक में ना तो पैसा गया ना तो आया, बस आपका बचा हुआ माल है और इसको बेचना है। तो ओपनिंग स्टॉक को आपको इधर लिखना होता है विकलन साइड में, जो कि 3300 है। ठीक है, क्रय को आप हमेशा इधर ही लिखते हैं जो कि 18600 है। इसमें से वापसी घटाते हैं, अगर है तो, नहीं है तो फिर नहीं घटाएंगे। आंतरिक ढुलाई कितनी है, तो आंतरिक ढुलाई 210 रुपये की है, ये भी यही रहेगा। विक्रय हमेशा समाकलन होता है क्योंकि इससे पैसा मिलता है, तो 23,700 इस तरफ रहेगा। इसके बाद इसमें अंतिम स्कंद रहता है। ठीक है, अब अंतिम स्कंद आपको कहाँ मिलेगा, तो अंतिम स्कंद आपको नीचे में मिलेगा। ठीक है, सबसे नीचे संयोजन में, जहाँ पर बोला 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अंतिम स्कंद का मूल्य कितना है, 7,000 रुपये है। ठीक है, इसके साथ साथ संयोजन देख सकते हैं कि और क्या क्या है। 300 रुपये वेतन के, 100 रुपये कर के देना बाकी है, बीमा के पूर्वदत्त हैं, एक ग्राहक से 240 का माल वापस आया। ठीक है, अच्छा, माल वापस आया तो यहाँ पर हम विक्रय में से कुछ घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए आपको मैं अब डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस तरह से आपको आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, और ओपनिंग स्टॉक लिखना है 3,300 रुपये, क्रय को लिखना है टू परचेस करके 18,600, रिटर्न होता है तो आप घटाते हैं, नहीं है तो आप एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो गाड़ी भाड़ा था, ठीक है, आंतरिक गाड़ी भाड़ा, कैरेज इनवर्ड, ये आप 210 रुपये लिखेंगे। सेल्स आप इस तरफ लिखेंगे, उसमें से जो वापसी 240 होगा उसको आप माइनस करेंगे। ठीक है, सेल्स रिटर्न जो आएगा उसको आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आपको लिखना है इस तरह से जो अंदर में दिया हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके इनके साथ घटाएंगे। घटाने के बाद जो आएगा वो आपका सकल लाभ कहलाता है, जिसको आप ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं। इसी सकल लाभ को लाभ हानि खाता जब बनाते हैं तो सबसे पहले लाभ हानि खाते में इसको लिखा जाता है इस तरह से, फिर बाकी हानियों को एक तरफ लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं डिटेल से यहाँ पर और क्या क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास वेतन के बाद यहाँ पर बीमा है, सामान्य व्यय, अशोध ऋण है, कटौती है, ये सब के सब हानि है, इनको लिखना है। ठीक है, इसके अलावा जो लिखने के लिए हमारे पास वो है कमीशन, ब्याज, और भवन पर ह्रास अगर होगा तो, और देनदारों पर कटौती, ये छूट प्रावधान, ये सब चीज़ें लिखनी होती हैं। संयोजन आप देख लो कि भवन पर 10% ह्रास काटना है। भवन कितने का है, भवन है इतना, तो भवन 7,800 का है, उसका 10% हो जाएगा 708। ठीक है, और क्या बोला गया है, देनदारों पर 3% अशोध ऋण का प्रावधान करना है। ठीक है, देखिए देनदार वो होते हैं जो पैसा हमें देते हैं, ठीक है, जिसको हमने बेचा था। अब जब भी कुछ वापस आ जाता है तो देनदारों में से आपको उसको घटाना होता है, जो कि आपको मैंने क्वेश्चन 2 में समझाया था। ठीक है, हिंट के रूप में वहाँ दिया था। आपको भी यही काम करना है, देनदार की राशि में से पहले वापसी को घटा देना है, उसके बाद जो आएगा उसमें से देनदारों का छूट निकालना है। ठीक है, चलिए अब आपको मैं आंसर दिखाता हूँ।
ठीक है, सॉल्यूशन को ध्यान से देखिएगा। तो वेतन लिखना है, वेतन का अदद देना था उसको हमेशा जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद आपका ये इतना हो गया। इसके बाद कर, कर में भी अदद था उसको आप जोड़ेंगे इस तरह से, और जो पहले से दिया हुआ प्रीपेड था उसको आप घटाएंगे तो वापस से 600 का 600 आ जाएगा। उसके बाद सामान्य में 1200 रुपये, अशोध ऋण युगत ऋण 375 रुपये, इसमें से आपने डिस्काउंट निकाला, देनदारों की राशि में से वापसी का घटा करके तो ये निकलेगा। डिप्रिसिएशन ह्रास 708, सकल लाभ इतना लिखेंगे, कमीशन जो प्राप्त हुआ इतना, उसमें से फिर ये uncurrent.com आप घटा देंगे, ठीक है, घटाने के बाद आपका ये आएगा। उसके बाद ब्याज आपको जो प्राप्त हुआ उसको आप यहाँ लिखेंगे। अब इनको जोड़ करके इनके साथ घटा देंगे, ये जो बचा वो आपका शुद्ध लाभ कहलाता है। चलिए, तो आपका लाभ हानि कंप्लीट होता है। अब आपको चिट्ठा बताता हूँ, ठीक है। चिट्ठे में वैसे क्या क्या आएगा आप देख सकते हैं। चिट्ठे में आपका आता है जितनी भी संपत्ति और जितने भी दायित्व हैं, ठीक है। तो रोकड़, बैंक, आहरण, देनदार, भवन, लेनदार, देवी पत्र, पूंजी, ये सब आपके चिट्ठे के हैं, जिसमें संयोजन भी आपको स्पष्ट रूप से नीचे दिख गया होगा। चलिए अब आपको सोल्यूशन बताता हूँ। बैलेंस शीट आपको तैयार करना है 31 मार्च 2016 को। आप इस तरह से हेडिंग लिख लेंगे। फिर आपको पता है दायित्व राशि, संपत्ति राशि लिखना है, जिसको लायबिलिटी अमाउंट्स और असेस्ड अमाउंट हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अदद जो भी होता है वो आपके दायित्व होते हैं, उनको आपको लिखना है। तो अदद वेतन था, वेतन का अमाउंट लिख दीजिए। टैक्स और इंश्योरेंस का था उसको आप लिख दीजिए, ठीक है। और जो भी आपको एडवांस के रूप में प्राप्त हो जाता है आप उसको लिखेंगे। देवी पत्र, हाँ देवी पत्र लिखेंगे। देनदार को लिखेंगे। पूंजी में क्या करते हैं, पूंजी में शुद्ध लाभ को जोड़ते हैं और आहरण को घटाते हैं, उसके बाद जो आता है उसको इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, समझ आया। यहाँ पर आप पहले से अगर प्रीपेड के रूप में अपने दिया हुआ है तो आपकी संपत्ति है उसको आप लिखेंगे। देनदार लिखेंगे, देनदार में से छूट घटा देंगे, घटाने के बाद जो आएगा उसमें से अगर आपने और कुछ प्रावधान किया तो उसको आप फिर इस तरह से घटा करके लिखेंगे, ठीक है। रोकड़ लिखेंगे, बैंक लिखेंगे, भवन लिखेंगे, भवन में 10% ह्रास घटाएंगे तो यहाँ पर आपको लिखना है 10% डिप्रिसिएशन। इस तरह से लिखने के बाद ये कंप्लीट होगा। फिर ये आपका क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जितना टोटल होगा उतना ही टोटल इनका होगा, आप बैलेंस करके देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन तो यहीं पर समाप्त होता है। अब हम कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लगभग हमारे 1 से 3 वीडियो, पहला प्रश्न से लेकर के आज के वीडियो को अगर आपने देख लिया जिसमें तीनों प्रश्नों को सॉल्व हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बन जाएगा। तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, आप एक बार बनाने का देखिए खुद से, क्योंकि मेरा सिखाने का उद्देश्य यही होता है एग्जाम्पल के थ्रू, फिर 1-2 क्रियात्मक प्रश्न के थ्रू अगर आप वीडियो को पूरा देख करके सीखते हैं तो आपसे कुछ ना कुछ प्रश्न बनना चाहिए। तो चौथा बना करके देखो, जिस भी जगह आप अटकोगे, जिसका भी आंसर नहीं आएगा उसके बाद वीडियो देखना और फिर समझना और फिर उसको कंप्लीट करना। लेकिन पहला काम आप खुद करो, इसको बना करके देखो, ठीक है। सरल होते हैं। जो व्यापार में आता है उसको टी टिक कर लो, जो लाभ हानि में आता है उसको पी टिक कर लो, जो बैलेंस शीट में बनना है उसको बी टिक कर लो, संयोजन है उसको अंडरलाइन कर लो। ये जो भी मैंने हिंट बताया है उसको समझ करके उसको बना करके देखिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।